हाय। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टैक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। ये बदलाव को हम पूरी डिटेल में जो है समझेंगे, इसके सारे एक्सपेक्ट को कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो हमारा सितंबर मंथ चल रहा है, ये हमारा मेनली फॉर द ऑडिट हमारा रहता है। और इस मंथ में हमारे लिए हमें जो अपनी ऑडिट कंप्लीशन करनी है 30/9/2022 तक, इसके लिए हमें बहुत ही इस बार जो है प्रॉब्लम का सामना पड़ रहा है ड्यू टू क्लॉज नंबर 44। फॉर्म 3CD का जो नया फॉर्म है, जो क्लॉज नंबर 44 है, जो कि आ तो पहले ही गया था 2018 में, जो है ये ऑनवर्ड्स आ गया था, बट ये उस टाइम पे मैंडेटरी नहीं था, राइट। उस टाइम पे जरूरी नहीं था, लेकिन अगर हम बात करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसकी अब हमें अपनी ऑडिट करनी है, अब इस साल के लिए ये बिल्कुल मैंडेटरी क्लॉज है। और इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हो चुका है कि किस तरीके से हम इसका कंप्लाई करें। ये जो क्लॉज नंबर 44 है, ये किसकी बात करता है? ये जीएसटी के रिगार्डिंग बात करता है। इसके रिगार्डिंग जो है इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट भी इशू करा है। ये गाइडेंस नोट क्या कहता है, उसके जो क्लॉजेस हैं उसमें जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस क्लॉज नंबर 44 को जो है फिल आउट करना है एज एन ऑडिटर, और अपनी जो है ऑडिट को जो है कंप्लीट करना है। तो मैं आपको गाइडेंस नोट पे भी लेके चलता हूँ, जिसके साथ हम कोरिलेट करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स, उस पे हम मूव करते हैं। तो ये हमारा जो है गाइडेंस नोट का क्लॉज नंबर 44, जो कि अब हमारे को इसमें डालना है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। हमें इसमें क्या डालना है? ब्रेकअप डालना है तो अपने टोटल एक्सपेंडिचर का, चाहे हमारी जिससे जिससे हमने इनवर्ड्स लिए हैं, चाहे वो एंटिटी रजिस्टर्ड है, चाहे वो एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों केसेस में यहाँ पे उनकी बाइफरकेशन जानी है कि एक्सपेंडिचर कितने हैं वो जाएगा। और उसको फिर फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है कि वो एक्सपेंडिचर जो टोटल है वो रजिस्टर्ड से कितना है, वो और अनरजिस्टर्ड से कितना है। जो रजिस्टर्ड से है उसकी डिटेल कॉलम नंबर 3, 4, 5, और उन तीनों का टोटल जो है 6 में जाएगा। अगर हम इसको हाईलाइट करें तो 3, 4 और 5 जो है उसका टोटल हमारा 6 में आ जाएगा, और हमारा जो नॉन रजिस्टर्ड के जो डिटेल रहेगी वो 7 में रहेगी। हमें किस तरीके से इसको लेके चलना है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो भी हमें ध्यान में रखना है। हमारा बैलेंस शीट का जो पार्ट है वो भी हमें ध्यान में रखना है। हमें जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ से तो मिलेंगे, लेकिन हमें बैलेंस शीट को क्यों ध्यान में रखना है उसकी भी हम चर्चा करके चलेंगे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में क्या क्या एलिमेंट हमें देखने हैं, हम उसको वन बाय वन लेके चलेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट। इसमें हमारे ओपनिंग स्टॉक होगा, इसमें हम जो जनरल जनरल एक तरीके से डिजाइन करके देखते हैं, जनरल हमारा परचेजेस होंगी, इसमें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, राइट। इसमें हमारा जो है रेवेन्यू होगा, उसके अलावा हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक होगा, राइट। तो इस तरीके से हम अगर रफली इसको बनाएं, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो है काफी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे, राइट। इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलें। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे हमारी सारे एसेट्स जो है, फिक्स एसेट वगैरह, करंट एसेट वो सारी जो है यहाँ, और अदरवाइज यहाँ पे जो है लाइबिलिटीज जो है आ जाएंगी।
हमें दोनों के दोनों की जो फिगर्स हैं वो किस तरीके से इस क्लॉज नंबर 44 में हमें डालनी है, आज हम इस को जो है चर्चा करेंगे। राइट, गाइडेंस नोट में जो पॉइंट्स हैं उसको हम समराइज करें ताकि हमें ओवरव्यू मिल जाए, और हम जब क्लॉज 44 में अपनी डिटेल डाल रहे हो वहां पे हमारी कोई भी गलती ना हो। इसके लिए हम जो भी इसके पॉइंट्स हैं गाइडेंस नोट के, इसको हम वन बाय वन कवर करके चलते हैं। फिर मैं गाइडेंस नोट में भी दिखा दूंगा कि ये बात यहाँ पे कहाँ पे लिखी हुई है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। राइट, तो अभी हमने रफली बनाया एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट, हमने दो चीजें बनाई। अब हमें दो चीजों को किस तरीके से इस दो दो चीजों में, प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं हमारे परचेजेस में, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में, और अगर एसेट में बात करें तो फिक्स एसेट्स के अंदर, तो ये सारी एलिमेंट्स को हमने कहाँ पे लेने हैं क्लॉज नंबर 44 पे, वन बाय वन कवर करके चलते हैं। फिर मैं आपको उससे उसकी रिकंसाइल करा दूंगा, गाइडेंस नोट जो इशू करा गया है उसमें कहाँ पे ये बातें लिखी गई हैं। राइट, तो अब हम जो है इसको फर्दर इसको समझते हैं। इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, जो भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम इसको वन बाय वन कवर करके चलेंगे इजी फॉर्म में, बिल्कुल इजी फॉर्म में, ताकि हमें इसके बाद आज के बाद क्लॉज नंबर 44 फॉर्म 3CD भरते हुए दिक्कत ना करे। राइट, माना ये जो बहुत लेंदी, क्योंकि क्या होता है कि सारी चीजें जो है आजकल जो है हमें जो अपनी ऑडिट करनी है पैन बेसिस पे रहेगी, लेकिन क्या है कि हमारे जो जीएसटीएन है वो जो है स्टेट वाइज, यहाँ पे स्टेट वाइज रहेंगे, तो हमें यहाँ पे जो है कंसोलिडेटेड, इनके जो कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड जो फिगर्स बनेंगी उसको हमें क्लब करके जो है यहाँ पे हमें रिपोर्ट करना है क्लॉज नंबर 44 पे। तो ये एक मेजर टास्क हो जाएगा, लेकिन हम इसको कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो आज हम इसको कवर करके चलेंगे। राइट, तो पॉइंट नंबर 1 में जो है लिखा गया है कि हमें यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए बना लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, यहाँ पे रेफरेंस के लिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। मेजरली अभी हम पार्ट बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कहता है कि हमें जो ब्रेकअप देना है वो एक्सपेंडिचर वाइज देना है। किस तरीके से चलेंगे, हम परचेज का अमाउंट लेंगे कि कितनी परचेजेस थी, ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं हमारे एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस प्रमोशन है, तो उस तरीके से हमें जो है मेन हेड वाइज जो है यहाँ पे डिटेल्स डालते हुए चलना है। ये हमें पॉइंट नंबर 1 बताता है। मैं आपको जो है साथ साथ रिकंसाइल भी करा दूंगा कि चलो एक बार लेके चलते हैं हम दोबारा से गाइडेंस नोट पे, तो हम कहाँ किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, साथ साथ हम यहाँ पे भी रेफरेंस के लिए यहाँ पे ले लेंगे। तो हमने अभी जो पॉइंट नंबर 1 की बात करी वो यहाँ पे लिखा गया है कि हमें जो है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो है डालना है। पॉइंट नंबर 81.81 में डाला हुआ है, क्वेश्चन में अराइजेस वेदर द अबव इंफॉर्मेशन इज गिवन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी हेड। यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया गया कि ब्रेकअप ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जो है डाल के चलना है। राइट, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं फिर बाद में रिकंसाइल कर लेंगे, ताकि ये शॉर्ट वीडियो में ही जो है सारी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी क्लॉज नंबर 44 को हमें कैसे कवर करके चलना है। राइट, तो अब हम इसके जो है सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं कि हम इसकी सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में जो है बात करी गई है कि डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन जो कि हम अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लगाते हैं, और साथ ही साथ बैड डेट की बात करी गई है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों जो है हमें इस रिपोर्ट में नहीं डालने हैं। ठीक है, अब ध्यान में रहेगा डेप्रीसिएशन और बैड डेट जो है हमें इस रिपोर्ट में नहीं डालना है। पॉइंट नंबर 3 में जो है शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इसकी सीजीएसटी एक्ट की, क्योंकि हमें यहाँ पे ना दोनों एक्ट को अलाइन करके चलना पड़ेगा। हमें इनकम टैक्स की भी बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग होनी है जीएसटी की। फॉर्म तो जो है फॉर्म 3CD इनकम टैक्स का है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग मांग रहा है जीएसटी की, तो हमें दो के जीएसटी की प्रोविजन को भी ध्यान में रख के चलना है, और साथ ही साथ जो है हमें इनकम टैक्स का, जहाँ पे इनकम टैक्स की बात आएगी वहां पे इनकम टैक्स के हिसाब से बात करेंगे, और जहाँ पे जीएसटी की आएगी वहां पे जीएसटी। तो शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के बारे में बात करता है कि यहाँ पे कहता है कि जहाँ पे जो सप्लाई भी नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है, उस केस में वहां पे जैसे दिया भी गया कि यहाँ पे मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ, तो बेटर रहेगा कि हम इसको रिकंसाइल भी साथ साथ ही कर लें, तो काफी ज्यादा हमें जो है इजी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन की अभी हमने बात कर ली पॉइंट नंबर 2 में, बैड डेट वगैरह ये सारे रिपोर्ट नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट में कहता है शेड्यूल 3 जो है, शेड्यूल 3 की जो आइटम्स है वो भी नॉट टू बी रिपोर्टेड है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी गया है कि सप्लाई क्या थी, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और
ऑफ और इन रिलेशन टू इज एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगी। तो क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसका क्या क्रक्स, अगर हम क्रक्स निकालें तो क्या क्रक्स निकलेगा कि हमें सैलरी भी इंक्लूड नहीं करनी, सैलरी इंक्लूड नहीं होगी, वेजेस इंक्लूड नहीं होगा, राइट। क्या सीए की फीस भी इंक्लूड नहीं होगी? बिल्कुल होगी, वो होगी, क्योंकि वो शेड्यूल 3 को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है ना, तो वो तो इंक्लूड होगी रिपोर्ट में। लेकिन यहाँ पे शेड्यूल 3 को जो है वहां पे उसको बाहर कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हमें वन बाय वन ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से एलिमेंट है, मेन मेन जितने हैं वो सारे जो है यहाँ पे कवर करके चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पॉइंट नंबर 4 कहता है यहाँ पे कि हमें बाइफर्केशन देनी है। बाइफर्केशन टोटल एक्सपेंडिचर की, बाइफर्केशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है उसका हम बाइफर्केशन दो पार्ट में करनी है कि रजिस्टर्ड पर्सन से हमने परचेज कितनी करी है, रजिस्टर्ड किस में, जीएसटी में रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड में जो भी रजिस्टर्ड एंटिटी से हमने कितनी परचेज करी है, और अनरजिस्टर्ड एंटिटी से हमने कितनी परचेज करी है, अनरजिस्टर्ड एंटिटी से कितनी परचेज करी है। ये कहता है पॉइंट नंबर 4 कि बताइए कि आपकी टोटल कितनी है। इसकी जो है रजिस्टर्ड वाले की जो है हमें कॉलम नंबर 3, 4 और 5 में करनी है, जिसका टोटल जो है 6 में रहेगा, और ये वाले की हमें कॉलम नंबर 7 में करनी है। आइए मैं लेके चलता हूँ दोबारा, ताकि साथ साथ रेफर भी होता रहे और हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिलती रहे कि हमें किस तरीके से। देखिए रजिस्टर्ड वाले की हमने बात करी, तो यहाँ पे हमें जो है कॉलम नंबर 3, 4 और 5 हम डिटेल में भी लेके चलेंगे कि 3 में क्या आना है, 4 में क्या आना है, 5 में क्या आना है, वो भी बात करेंगे। ठीक है, ये रजिस्टर्ड में आएगी और एक नॉन रजिस्टर्ड में आएगी, वो 7। ठीक है, जो रजिस्टर्ड है उसको फर्दर जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। अभी हम फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। वो कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भैया अलाउंसेस डिसअलाउंसेस जो इनकम टैक्स के हैं उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है जीएसटी के साथ। ठीक है ना, उसके हमें हमें इनकम टैक्स एक्ट अपनी जगह है, जीएसटी के जो कॉम्प्लायंसेस हैं वो अपनी जगह है। हमें जस्ट रिपोर्टिंग पर्पज से जो है वहां पे ध्यान में रखना है कि हमें रजिस्टर्ड से कौन कौन सी डालनी है, कौन कौन से हमें, जैसे डेप्रिसिएशन बैड डेट हमने देखा कि वो नहीं डालने, सैलरी वेजेस नहीं डालनी। तो वहां पे इनकम टैक्स एक्ट जो कहता है, इनकम टैक्स में जो अलाउंसेस डिसअलाउंसेस हैं वो अपनी जगह है, जीएसटी में जो अलाउंसेस डिसअलाउंसेस हैं अपनी जगह है। यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पज से बात करेंगे कि क्या रिपोर्ट होना है, कौन कौन से एलिमेंट जो है रिपोर्ट होने हैं। ये पॉइंट नंबर 4 हमें इसके बारे में बात करके चलता है। इसके बाद अगले पॉइंट में बात करें तो अगले पॉइंट में भी इसी तरीके से यहाँ पे उसने बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर को रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड में बांटना है, इस तरीके से वहां पे बांट के चलना है। अगले पॉइंट पॉइंट नंबर 6 में बताता है कि जो हमने अभी ऊपर बात करी ना, जो है 3, 4 और 5 का टोटल होगा, तो 3 में क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जो भी हम इनवर्ड ले रहे हैं, जो भी हम इनवर्ड ले रहे हैं वो एग्जेम्प्ट, अगर एग्जेम्प्टेड है तो वो एग्जेम्प्टेड कॉलम नंबर 3 में आएंगे। अगर हमने जो इनवर्ड लिए हैं वो कंपोजिशन डीलर से लिए हैं तो वो एक कॉलम नंबर 4 में आएंगे। और अगर हमने जो इनवर्ड लिए हैं वो अदर देन एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन से लिए हैं, मतलब रजिस्टर्ड एंटिटी से लिए हैं, तो वो पॉइंट कॉलम नंबर 5 में आएंगे। तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखना है कि कौन से कॉलम में कौन सी चीजें आनी है, तो वहां पे हम अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से जो है चलेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से देखा, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 के अकॉर्डिंग आएगा, ये 4 पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये 5 पे आ जाएगा, और ये इनका टोटल आ गया। टोटल जो है हमारा किस पे आ रहा था, 3 + 4 + 5 6 पे आ रहा था, राइट। तो इस तरीके से जो है अगला कहता है कि एग्जेम्प्टेड के बारे में बताया कि एग्जेम्प्टेड वाले में कैसे करना है। एग्जेम्प्टेड वाले की डिटेल, एग्जेम्प्टेड उसने कहा कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 जो है वो एग्जेम्प्टेड है, और सेक्शन 247 किसका, सीजीएसटी एक्ट का। और ये क्या कहता है, एग्जेम्प्ट के 3 पार्ट कहता है। एग्जेम्प्ट में कौन कौन सा होगा, निल रेटेड होगा, वोली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल। पहला कौन सा होगा, एग्जेम्प्टेड, दूसरा निल रेटेड और तीसरा वोली एग्जेम्प्ट। 3 को जो है क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। ये यहाँ पे सीजीएसटी के सेक्शन 247 सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर जो है वहां पे बताया गया। और एग्जेम्प्टेड की जो ये वोली एग्जेम्प्टेड है, इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस है वो भी यहाँ पे जो है डाली गई। सारी नोटिफिकेशन तो डाल नहीं सकते, अगर सारी नोटिफिकेशन डाल जाएंगे तो ये जो गाइडेंस नोट 448 पेजेस का जो गाइडेंस नोट इशू किया गया है, ये पता नहीं कितने हजारों पेज में चला जाता, राइट। यहाँ पे नोटिफिकेशंस डाल दी। इसके बाद नॉन टैक्सेबल के बारे में भी बताया गया। नॉन टैक्सेबल की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 78 में बताता है नॉन टैक्सेबल क्या है। नॉन टैक्सेबल क्या रहेगा, जहाँ पे नॉट लेविएबल टू टैक्स जो है हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो है माना जाएगा। ये सारे जो है चीजें
यहाँ पे बताई गई हैं। इसके जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 9 जो है हमारे लेवी की बात करता है, यहाँ पे नॉट लेविएबल टू टैक्स के एग्जाम्पल भी दिए गए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हमारा पेट्रोल डीजल वो सारी, ठीक है। ये हम जीएसटी में डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और ऑलरेडी हमारे पास हमारे चैनल में जो है जीएसटी के रिगार्डिंग जो है स्टार्टिंग की सारी जो है कवरेज वहाँ पे डाल दी गई है। वहाँ पे सिंप्लीफाइड जीएसटी कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे इसको हमने डिटेल में सारी जो है डिटेल में चर्चा करी हुई है, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करके आगे तक हमने इसको जो है यहाँ पे कवर करके चला है। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वहाँ पे जो है वहाँ पे डाल दिए गए हैं, तो वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है क्लॉज जो आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्लॉज नंबर 44 ऑफ फॉर्म 3CD के रिगार्डिंग में जो हमारी चर्चा है उसी में ही बात करेंगे, ताकि हमें टैक्स ऑडिट के टाइम में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे कंपोजिट, क्योंकि 3 थे ना वहाँ पे ऊपर, कौन कौन से थे, 3, 4 और 5। 3 कौन सा था, वहाँ पे क्या था, 3 वाला कौन सा था, एग्जाम सप्लाई। 4 में किसकी डलनी थी, कंपोजिट सप्लाई। और 5 में क्या डालना था, वो डालना था रजिस्टर्ड पर्सन से। तो कंपोजिट सप्लाई कौन सी होंगी, कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, जिस जो हम इनवर्ड ले रहे हैं वो जो है वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, वो इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकता, और वो अपने बिल में क्या लिखेगा, बिल ऑफ सप्लाई। तो हमें देखना बिल ऑफ सप्लाई का ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिल ऑफ सप्लाई कौन कौन से बिल में है, वो हम कॉलम नंबर 4 के अंदर वहां पे डिटेल उसकी डालेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ब्लॉक्ड का जो सेक्शन 17(5) करता है, उसके रिगार्डिंग में भी जो है हमें रिमार्क जो है डालना है ऑडिटर को, ठीक है ना। यहाँ पे ऑडिटर में वर्ड यूज करा गया है, तो बेटर है आप रिमार्क डालें उसमें, तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट जो है इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कशन भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट में हमें ध्यान में देना है, क्योंकि यहाँ पे ना कॉलम नंबर 6 में जो वर्ड यूज करा गया था, पेमेंट यूज करा गया था, तो ये पेमेंट जो है वर्ड कंफ्यूजन ना करे कि हमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड के अकॉर्डिंग चलना है या एक्सपेंडिचर पेमेंट बेसिस पे चलना है। तो वहां पे यहाँ पे जो वर्ड मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ मेन शीट पे, तो यहाँ पे जो है वर्ड यूज करा गया है पेमेंट। यहाँ पे जो पेमेंट वर्ड, ये वाला पेमेंट वर्ड है, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, तो इसलिए जो है यहाँ पे 82.13 पॉइंट में जो है यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया, ये पेमेंट जो है ये एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें हमें जो है पीएनएल में जो हमारा एक्सपेंडिचर है यहाँ पे इंटरप्रिटेटेड किया गया है उसको एज एन एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर क्या है, जो 3, 4 और 5 का टोटल आएगा वही हमें 6 में लेना है टोटल, ठीक है ना। पीएनएल को चलना है उसके हिसाब से हमें। अब हमें पीएनएल में जैसे हम पीएनएल में सारे एक्सपेंडिचर देखेंगे कौन कौन से नहीं लेंगे, सैलरी हम नहीं लेंगे रिपोर्ट में, हम बैड डेट्स नहीं लेंगे रिपोर्ट में, डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे रिपोर्ट में, राइट। तो इस तरीके से कुछ एक्सक्लूजन करनी है, और बाकी जो है हमें उसमें लेके चलना है। और क्या क्या लेके चलना है, अब हमने बात करी थी, हमने स्टार्टिंग में बनाया था 2 चीजें, क्या बनाई थी हमने, बैलेंस शीट, और साथ में हमने बनाई थी सॉरी हमने पीएनएल बनाया था और साथ में बनाई थी बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाई, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 82 के पॉइंट नंबर 15 में यहाँ पे लिखा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, दोनों को रिपोर्ट करना है, इसलिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी जो है ध्यान में रखना है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उसको भी हम रिपोर्ट करके चलेंगे। पॉइंट नंबर 17 में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि टैक्स ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन फ्रॉम द एसएससी, क्या लेके चलना है, डिटेल इन द टेबुलर फॉर्म। इस तरीके से डिटेल जो है तो उसको मांगनी है, टेस्ट बेसिस पे जो है ऑडिटर रिपोर्ट मांग सकता है कि एक्सपेंडिचर हेड बताओ, नेम ऑफ द एंटिटी, किससे जो है परचेज टू वूम पेमेंट, जिसको पेमेंट दी है उसका जीएसटीएन क्या है, वैल्यू डेबिट कितनी हुई है हमारे पीएनएल अकाउंट में, उसका आईटीसी हमने कितना अवेल किया है, और टोटल अमाउंट उस वेंडर को कितनी पे करी है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जो है रीजन और रिमार्क्स जो है यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो है एक गाइडेंस नोट हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से जो है अपनी चीजों को वहां पे अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है। उसके बाद एक चीजें बहुत बढ़िया यहाँ पे बताई गई है, ये लाइन देखो, ये जो हाईलाइट करी है ना, इसको ध्यान से समझना है। इफ द एसएससी इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव द डिटेल एज रिक्वायर्ड इन क्लॉज नंबर 44, हमें मैनेजमेंट जो है वो डिटेल ही नहीं दे पा रही, ठीक है ना। हमें जो ये क्लॉज नंबर 44 में डिटेल्स डालनी है, मैनेजमेंट दे ही नहीं पा रही, तो हमें उसका जो है प्रॉपर जो है डिस्क्लोजर जो है डालना है, डिस्क्लेमर हम डालेंगे कि इसके ये जो है ऑडिटर मेंशन करेगा कि हमें जो है मैनेजमेंट ने ये डिटेल जो है क्लॉज 44 में जो हमें डालनी है वो प्रोवाइड नहीं करी गई, राइट। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो है यहाँ पे बन जाते हैं। 1 बाय 1 हम इसको जो है हमने देखे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि हमारी जीएसटीआर 9 सॉरी जीएसटीआर 9C का जो पॉइंट नंबर हमारा जीएसटीआर 9C का अगर हम बात करें, इसमें पॉइंट नंबर 14 है, पॉइंट नंबर 14 जो कि अभी तक मैंडेटरी
नहीं है। ये क्लॉज नंबर 14 भी जो है इसी तरीके की बात करता है जो हमने क्लॉज 44 में अभी चीजें देखी ना, जहां पे हमारी को डिटेल जो है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, तो इसी तरीके की डिटेल वहां पे भी पॉइंट नंबर 14 के अंदर भी फर्निश करनी होगी। तो होप्स हो कि ये जो है ये वाला पॉइंट नंबर 14 भी बहुत जल्दी जो है मैंडेटरी कर दिया जाए। लग रहा है कि इसको भी अब मैंडेटरी कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। अभी ये इफेक्टिव में नहीं है, लेकिन होप कि ये इसको जल्दी ही इफेक्ट में ला दिया जाएगा, क्योंकि क्लॉज नंबर 44 जो है अब मैंडेटरी कर दिया है। तो अब ये क्लॉज नंबर 44 फॉर्म 3CD का, तो यहाँ पे अब उम्मीद है कि ये भी जो है इसको भी जो है मैंडेटरी कर देंगे GSTR 9C के अंदर जो है, क्योंकि अभी इसका टाइम पड़ा है। तो हम जब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जब हमें फाइल करनी होगी, तो आप देखते हैं कि पॉइंट नंबर 14 का क्या रहता है इम्प्लीकेशन। अभी तो क्योंकि टैक्स पीरियड इसका टैक्स ऑडिट का टाइम है, तो क्लॉज 44 में जो हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो हमने जो है सारे के सारे एक बार जो है रिव्यू कर लिए। ये शॉर्ट वीडियो में करा ताकि जो है हम ऑडिट करने से पहले इन सारे पॉइंट को जो है कवर करें और कोई भी पॉइंट हमारा मिस आउट ना हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस जो है चैनल पे हम लाते रहते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।